हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज की आपकी हिंदी की धमाकेदार क्लास की। 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसको आपके एग्ज़ाम में एकदम छपने वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है? कि प्रीवियस ईयर कुछ प्रश्न इसमें से आए भी हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना ज़्यादा वक़्त गवाए। शुरुआत करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एक सूचना और देना चाहूँगी, लुसेंट जीके का डोज़ 9 बजे हमारे ही चैनल पे लाइव चलने वाला है। तो जो लोग भी लुसेंट जीके का डोज़ लेना चाहते हैं, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ वहाँ पे डेली चलाई जा रही है, तो आप सभी लोग वहाँ पे 9 बजे ज़रूर उपस्थित हों, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है? किस भाषा परिवार की भाषा है हिंदी? ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो राइट आंसर बन रहा है हिंदी जो है वो आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है? बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी-जल्दी आपको बताएँगे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन-सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हिंदी। भारत में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वह आपकी हिंदी है। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें तो बंगाली या बांग्ला जो है, जिसे बांग्ला या बंगाली बोला जाता है, दूसरे नंबर पे ये सर्वाधिक बोली जाती है और सर्वाधिक जो सबसे अधिक प्रथम नंबर पे है ये है आपकी हिंदी, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, ठीक है? किससे? ऑप्शन नंबर ए राइट है, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु भाषा जो है ये भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है? तेलुगु जो है ये अपनी अलग भाषा है। बाकी ये कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये सब जो है भाषा वो हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो भारतवर्ष में हिंदी को सभी लोगों ने राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अनुच्छेद 343 में ये बोला गया है कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा के रूप में नज़र आएगी, राजभाषा के रूप में हिंदी को माना जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन-सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन-सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है वो है पाली। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है? क्या बनी है? संस्कृत भाषा से पाली भाषा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भाषाओं का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? कई सारी भाषाएँ जो हैं वो किस लिपि से लिखी गई हैं? तो ब्राह्मी लिपि से। वहीं अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी है देवनागरी, ठीक है? हिंदी किससे लिखी है? हिंदी आपकी लिखी है देवनागरी। पंजाबी आपकी पंजाबी आपकी लिपि क्या है? गुरुमुखी, ठीक है? पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेज़ी की क्या है? अंग्रेज़ी की है रोमन, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है, जो आप और हम बोलने में यूज़ करते हैं, वो है आपकी खड़ी बोली, ठीक है? अभी हम लोग क्या बोलते हैं? खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, जो कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप माना गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पे छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? बोली जो है छत्तीसगढ़ी है, ये आपकी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा
छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। छत्तीसगढ़ी के साथ साथ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, अवधी और बघेली भी आती है, ठीक है। अवधी और बघेली भी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर अभी मैंने बताया है आपको, अनुच्छेद 343 से 351 तक के सभी अनुच्छेदों में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी प्रावधान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय पूछा है। कौन सा? दक्षिणी भारत की बात हो रही है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? तो बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, तो ये आपका है चेन्नई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में आपका स्थित है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न रहने वाला है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, मतलब सही क्रम कौन सा है जहां से हिंदी भाषा का विकास स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश पाली, प्राकृत हिंदी, या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी जो है वो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। सबसे पहले पाली भाषा थी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से हिंदी का ही जन्म हुआ है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्वेश्चन सभी पसंद आए और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ब्रज भाषा है? ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? किस हिंदी की? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो आपका राइट आंसर है ब्रज भाषा जो है ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा के साथ साथ कन्नौजी, कौन कौन सी? कन्नौजी भी आती है आपकी, साथ ही साथ आपकी बुंदेली इसके अंतर्गत आ जाती है, और इसके साथ बांगरू, ये सब आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बांगरू। और एक खड़ी बोली जिसका हम लोग यूज करते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये भाषाएं आ जाती हैं, ठीक है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मगही किस भाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो बिहारी के अंतर्गत आपकी आती है मगही भाषा, ठीक है। और मगही के साथ साथ इसमें मैथिली और भोजपुरी भी आती है। कौन सी? मैथिली और भोजपुरी भी इस भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। किस बोली के अंतर्गत? मगही, बिहारी जो है, बिहारी बोली, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत ये मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। और किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या ब्राह्मण? तो हिंदी की खड़ी बोली जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कहाँ से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पे भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952, 1953, 1954 या 1956? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, आप टिक कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। 1956 में, ठीक है, 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पे भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पे सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो भाषाई आधार पे सर्वप्रथम जो राज्य का गठन हुआ है वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1956 यानी 1956 ईस्वी में जब भाषा के आधार पे पुनः राज्यों का गठन हो गया था, तब सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, ये 14 सितंबर 1950। तो आपका राइट आंसर यहाँ बन रहा है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो है वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न रहने वाला है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बीजी खैर, सुनीता चटर्जी, जीबी पंत या पी सुब्बेओरान? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, बीजी खरे को 1955 में गठित जो प्रथम राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18 या 22? तो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं की शामिल किया गया है उनकी संख्या यहाँ पे टोटल 22 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हिंदी की आदि जननी किसे माना गया है? तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। किसको माना गया है? संस्कृत को हिंदी की आदि जननी के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क? तो ये आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? तो राइट आंसर है, भारोपीय परिवार की जो भाषा वह आपकी मलयालम नहीं है। ठीक है, मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। आप लोग को मुझे कमेंट में बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपने सही कर पाए हैं हिंदी, और हिंदी का लेवल आपका क्या है। प्लीज़ जिसने भी 50 में से 45 किए हैं उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, वो तैयार मतलब एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किसने कितने प्रश्न हिंदी के सॉल्व कर पाए थे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर पूछी जा रही है, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो वर्ण जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को? वर्णमाला कहलाता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह जो है ये वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ से होता है वो कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, का और खा। ठीक है, कौन सी है? का और खा आपकी कंठ ध्वनियां के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, का वर्ग कौन कौन सी कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है आपको बताते हैं। का वर्ग आपका आता है कंठ ध्वनि के अंतर्गत, आ और आ। ठीक है, उसके साथ विसर्ग भी आपके कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, और हा, और हाँ, ये सब आपका कंठ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ठीक है, उच्चारण स्थान आपका कंठ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मूर्धन्य व्यंजन के बारे में पूछ रहा है। तो गाघा, जाझा, डाढ़ा या पाफा? तो आपको बता दें, मूर्धन व्यंजन जो है वो टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और टा वर्ग में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, डा और ढा। ठीक है, तो मूर्धन व्यंजन का जो स्थान है वो डा और ढा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। पूरा टा वर्ग आता है मूर्धन के अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ ही री, ये भी मूर्धन है, और रा तथा सा आपका मूर्धन्य स्थान, उच्चारण स्थान इसका है मूर्धा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में अल्प प्राण कौन से हैं? आ, क, ग, थ, ध या फ और भ? तो यहाँ बात कर रहे हैं हम अल्प प्राण की। सबसे पहले हम जानते हैं अल्प प्राण होता क्या है। तो अल्प प्राण बोलते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम हो या एकदम नहीं हो, और साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी ना निकले। ठीक है, मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम हो या ना हो, और हकार की ध्वनि ना निकले, वो कहलाते हैं
आपके अल्प प्राण। और अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी यह विषम, विषम वर्ग जो होते हैं, ठीक है, प्रथम, तृतीय और पंचम विषम वर्ग। और अंतस्थ व्यंजन, और क्या, अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख लीजिए, पहला, तीसरा और पांचवा है वो किस वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, का और गा। का आपका पहला है और गा आपका तीसरा है, ठीक है। तो ये है अल्प प्राण वर्ग। नेक्स्ट है, निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है, श, या, गा या जा। तो नासिक व्यंजन जो होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो ए और ए वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, ठीक है। क्या होता है, कंठ तालव्य आपका होता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अ, आ, इ, उ, अह। तो अयोगवाह जो होते हैं वो होते हैं आपके अ, अंगा और आहा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। क्या होते हैं, अंगा और आहा जो होता है वो आपका अयोगवाह वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ड, ड़, ग्या, ड़ या डा। तो इसमें संयुक्त व्यंजन जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्या, ठीक है, क्योंकि ये जा और इया के मेल से बना है, ठीक है। किसके मेल से बना है, जा और इया के मेल से बना है, इसीलिए ये क्या है, सॉरी संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक तो छा होता है आपका, एक त्रा होता है, और एक क्या होता है, ज्ञा, ठीक है। एक त्रा से त्रिशूल आपका होता है, छा से क्षत्रिय और ज्ञा से ज्ञानी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है। स्वर पूछ रहे हैं, तो स्वरों की कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में होती है ऑप्शन नंबर बी, 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 32, 34, 33, 36। तो व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33, ठीक है। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, छा, शा, त्रा या ज्ञा। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन जो है ये आपका शा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, शा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, और ये तीन जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, या रा अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ। तो या रा अलावा जो होते हैं वो आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आपके या रा अलावा। नेक्स्ट है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, नाक और मुंह दोनों से ही अनुनासिक का संबंध होता है। अगला प्रश्न आने वाला है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका, अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वर्ग का पंचम अक्षर होते हैं। कौन कौन से हैं, होते हैं अनुनासिक, अ, ठीक है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या जो होती है वो 5 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 5 होती है, जो कि ड, य, अड़, म और ना है, ठीक है। ये सभी वर्ग के पंचम अक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदा या हेमचंद। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जो है वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु।
तो कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया भी था कि उपन्यास सम्राट कौन है? तो आपका राइट आंसर है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका एक उपन्यास जो है वो अधूरा रह गया था, वो है आपका मंगलसूत्र। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है मैला आंचल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। गबन की बात करें तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविंद्रनाथ टैगोर की है। और कामायनी जो है ये है आपकी जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है आपकी कामायनी। महाकाव्य है। ठीक है, क्या है? महाकाव्य है ये, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता था क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता था क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्या थे? जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचयिता कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन बहुत ही फेमस नाटक है और ये नाटक है मोहन राकेश का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, को उग्र कहते हैं, मतलब किसका? इन सब में तीनों चार नाम दिए गए हैं, इनमें किसका उपनाम उग्र है? तो इसका राइट आंसर है पांडे बेचन शर्मा को उग्र के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। पांडे बेचन शर्मा का उपनाम क्या है? उग्र। इनके नाम के आगे उग्र लग के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी की रचयिता हैं वृंदालाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे या इंसा अल्लाह खां? तो रानी केतकी जो है ऑप्शन नंबर डी राइट है, इंसा अल्लाह खां रचयिता है रानी केतकी की कहानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? ऑप्शन है आपके राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरीशचंद्र या बालकृष्ण भाई? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर है। ठीक है। प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल है। उनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर जानी जाती है। अगला प्रश्न रहने वाला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम था? सम्मेलन पत्रिका, उद्दंत मार्तंड, सरस्वती नागरिक प्रचारणी सभा? तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्दंड मार्तंड। ठीक है। आखिरी प्रश्न है आपका, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है ऑप्शन है आपकी सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद बल्लभ पंत? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। क्या था? जन्मेजय के नाग यज्ञ जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हुए सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। हम फिर से आपसे मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार 50 हिंदी के प्रश्नों को लेकर। तो चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।